नमस्कार। इग्नू के स्वयं प्रभा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमा सिंह, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना लखनऊ से। हमने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा वो संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ इकाई खंड 3 के अंतर्गत इकाई 8, 9, 9 और 10 लेकर के, जिसके अंतर्गत हम आज लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि समास क्या होता है। समास की जो परिभाषा लघु सिद्धांत कौमुदी में दी गई है वो है समसनम समासः, अर्थात संक्षिप्तीकरण समसन जो है वो समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। और केवल संक्षिप्तीकरण ही समास नहीं कहा जाता, बल्कि जब हम दो पदों की विभक्तियों को मिलाते हैं तो उसमें अंतिम विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों का समास के अंतर्गत लोप हो जाता है। इस प्रकार से यह समास की परिभाषा है। समास लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के जो भेद दिए गए हैं वो 5 प्रकार के हैं। जो प्रथम भेद है समास का वो है केवल समास, जिसकी परिभाषा दी गई है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, अर्थात जो किसी विशिष्ट संज्ञा से रहित है, अर्थात जिसका कोई विशिष्ट नाम नहीं है, उसे केवल समास कहते हैं। और यह समास का प्रथम भेद है। दूसरा भेद है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः। समास का जो द्वितीय भेद कहा गया वो अव्ययी भाव समास कहा गया, और इसकी परिभाषा में कहा गया कि प्रायेण पूर्व पद प्रधानः, जिसमें प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास कहा जाता है। परिभाषा भेद के अंतर्गत जो तृतीय भेद समास का किया गया वो तत्पुरुष भेद किया गया। इसकी परिभाषा दी गई प्रायेण उत्तर पद पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का भी एक भेद है द्विगु समास। चतुर्थ भेद किया गया समास का वो बहुव्रीहि, जिसकी परिभाषा दी गई प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि चतुर्थः, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है, और यह समास का चतुर्थ भेद होता है। इसके शेषो बहुव्रीहि इसका एक भेद है। और इसके बाद पंचम भेद जो समास का किया गया वो किया गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा दी गई प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पितरों, तो इस जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास के 5 भेद दिए गए, और जिसका विवेचन हम उदाहरण के साथ आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले समास प्रकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र आता है वो आता है प्राक कडारात् समासः। कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यधि क्रियते, अर्थात कडाराः कर्मधारय, इस सूत्र से पहले समास का अधिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रथम समास है वो इस सूत्र से वो यहाँ पर लागू होगा। इसके बाद दूसरा सूत्र आता है सहसुपा। सहसुपा कहता है सुप सुपा सहवा समस्यते, अर्थात सुबंत का जब सुबंत के साथ समास होता है तो वहां पर सहसुपा सूत्र लगता है। ये कहता है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास हो। इसी क्रम में जो इसका उदाहरण है भूतपूर्व,
इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, भूतपूर्व को। अब प्रत्येक समास के दो विग्रह किए जाते हैं, एक लौकिक विग्रह जो लोक में प्रचलित हो, और एक अलौकिक विग्रह जो वेद सम्मत हो, वेद में प्रचलित हो। तो इस प्रकार से इसके समास के जो भी उदाहरण हैं उनके हम दो प्रकार से उनका विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। भूतपूर्व का जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो उसका होता है पूर्वभूतः, और जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो उसका होता है पूर्व अम भूत सु। अब यहां पर सबसे पहला सूत्र लगा है सहसुपा। सहसुपा क्या कहता है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। अब यहां पर सुबंत का मतलब सुप, हमने पहले भी जिसके अंत में सुप जिसके अंत में हो उसे सुबंत कहते हैं। हम यहाँ पर जो सूत्र आए हैं इसमें बहुत सारे सूत्र और बहुत सारे शब्द जिनका वर्णन हमने संधि प्रकरण और कारक प्रकरण और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत बहुत सारी शब्दावली इसमें ऐसी आएगी जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सहसुपा आता है, और ये जो ये कहता है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर सुप प्रत्यय जिसके अंत में हो तो ये सुप है, सुप है और सुसुप है। तो इस प्रकार से सुबंत जिसके अंत में हो उसका जो है सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो इस प्रकार सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाता है। इसके बाद सूत्र आता है भूतपूर्व चरण। ये सूत्र कहता है कि भूत का पहले प्रयोग हो जाए। तो इस प्रकार जो भूत यहाँ पर बाद में आया था, इस सूत्र के द्वारा हम भूत का प्रयोग पहले कर देते हैं और भूत सु पूर्वम इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद सूत्र आता है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। इन दोनों सूत्रों के द्वारा हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र कहता है कि सुप अम व सु का लोप हो जाए। तो इस प्रकार से जो सुपो धातु ये क्या करता है कि सुप का लोप कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सु और अम का जब लोप हो जाता है तो यहाँ शेष बचता है भूतपूर्व, और भूतपूर्व को हम एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा इस सूत्र के द्वारा हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करते हुए सु कर देते हैं, भूतपूर्व सु कर देते हैं। फिर इसके बाद जो सु है, सु की मुख नासिका, जो सु के उ का मुख नासिका जब भी कभी हम जो सुबंत फिर से सु आदेश करते हैं विभक्ति के अंतर्गत, तो उसके अनुनासिक संज्ञा और उसका अनुबंध लोप होता है। तो इस प्रकार स के उ का की अनुनासिक संज्ञा हो गई, और इसके बाद तस्य लोपा आदर्शनम लोपा से लोप हो करके भूतपूर्व स बना। भूतपूर्व स, फिर इसके बाद सूत्र आता है ससश्वरु। ससश्वरु क्या करता है, सजुस के शकार को रुत्व कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ससश्वरु से सजुस जो अंतिम स है उसको रुत्व कर देगा। इसके बाद र के उ का भी हम लोप करेंगे, मुख नासिका बचने अनुनासिका तस्य लोपा और अदर्शनम लोप से र के उ का लोप हो जाएगा, और इसके बाद शेष बचेगा भूतपूर्व र। और जब भूतपूर्व र बचता है, शेष बचता है, तो सूत्र आता है विरामो अवसानम, और विरामो अवसानम से र की अवसान संज्ञा, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि अंत में यदि र आता है तो उसकी अवसान संज्ञा हो जाए। तो यहाँ पर र की अवसान संज्ञा होती है, और खरवसानियों विसर्जनीय से स से र को ये विसर्ग कर देता है। इस प्रकार से ये पूरा भूतपूर्व सिद्ध होता है। इसके बाद वार्तिक आता है इवेन समासो विभक्ति लोपश्च। ये वार्तिक कहता है कि सुबंत का इव अव्यय के साथ समास होता है, परंतु समास अवयव विभक्ति का लोप नहीं होता। अब हम इस सूत्र को यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि वागर्था यु आता है। वागर्था यु का जब हम लौकिक विग्रह करते हैं वागर्थ यु, और जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो वागर्थ औ यु, इस प्रकार से करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से जो सुप है
उसका लोप प्राप्त होगा। तो ये जो अ है सुप है और इसका लोप प्राप्त होगा इस सूत्र से। लेकिन जो वार्तिक आता है इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, ये वार्तिक जो है वो विभक्ति के अंतर्गत जो विभक्ति है उसके लोप का निषेध कर देता है। तो इस प्रकार इसके औ का निषेध कर देगा ये। फिर सूत्र आ जाता है एचो एवायव। एचो एवायव क्या कहता है कि एच के स्थान पर अय अव आय आवादेशो, तो यहाँ पर एच है, एच के स्थान पर क्रमशः औ को आवादेश हो जाता है यथा संख्य अनुदेश समानाम से, क्योंकि ये सूत्र कहता है संख्या और क्रम के अनुसार आदेश हो। तो इस प्रकार औ के स्थान पर यहाँ आव आदेश हो जाता है और फिर वागर्थ आव इव मिलकर के वागर्थावयव संपन्न होता है। इसके बाद अगला सूत्र आता है अव्ययी भावः। अव्ययी भावः ये प्रथम समास यहाँ आरंभ होता है और अव्ययी द्वितीय समास यहाँ आरंभ होता है। अव्ययी भावः कहता है अधिकारो अयं प्राक् तत्पुरुषात्, ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार यहाँ से जो हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष सूत्र के पूर्व तक इसका अधिकार रहेगा। इसके बाद इसके अंतर्गत अव्ययी भाव समास के अंतर्गत सूत्र आता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थि अर्थ भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्या अंत वचनेषु। अर्थात ये जो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि इन सबके पश्चात अनुपूर्व्य इन सबके सादृश्य संपत्ति साकल्य इन सब के योग में जो है वो अव्ययी भाव समास होता है। ये सूत्र यहाँ पर ये कहता है। इसके बाद अगला सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये सूत्र कहता है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्, अर्थात समास शास्त्र में जो समास विधायक सूत्रों में जो प्रथमा निर्दिष्ट अर्थात जो प्रथमा विभक्ति से जिस पद का निर्देश किया जाता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अर्थात ये सूत्र क्या करता है कि जिसकी जो प्रथमा से निर्दिष्ट समास में पद होंगे उनकी उपसर्जन संज्ञा कर देता है। और उपसर्जन पूर्वम सूत्र आता है, उपसर्जनम पूर्वम, ये सूत्र कहता है कि समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, अर्थात जो समास में जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका प्रयोग पहले किया जाए। इसको हम आगे के उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। इसमें अव्ययी भावश्य सूत्र आता है और ये कहता है कि अव्ययी भाव समास जो है वो नपुंसक हो। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण देखिए अधिहरि। अधिहरि में अब यहाँ पर इसका अर्थ है हरि में, और इसका जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है हरौ, और जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो हरि नी अधि। इसमें सूत्र लगता है अव्ययम विभक्ति समीप वृद्धि अर्थाभावात् संप्रति शब्द प्रादुर्भावात् पश्चात यथानुपूर्व्यम योग पद सादृश्यम संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हरि नी है इसके साथ जो अव्यय आया है अधि, तो इस नी के साथ अव्यय अधि का जो है वो अव्ययी भाव समास संयोग होने से अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसके बाद सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये सूत्र कहता है कि जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसकी समास में जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाए। तो इस प्रकार से ये उपसर्जन संज्ञा कर देता है। और उपसर्जनम पूर्वम क्या करता है कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसको पूर्व में कर देता है। तो इसलिए जो अधि है जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है इसको ये पूर्व में कर देगा, पहले कर देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा होकर के अधि हरि नी बन जाता है। इसके पश्चात अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्य से जो है ये प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी इसकी। और फिर इसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक योग सूत्र आता है और ये क्या करता है सुप का लोप कर देता है। तो यहाँ पर सुप नी है तो यहाँ पर नी का लोप हो जाएगा इस सूत्र से और क्या हो जाएगा अधि हरि। इसके बाद एक देश विकृतम अनन्यवत, इससे हम पुनः प्रातिपदिक मान करके सु कर देंगे। और फिर इसके बाद अव्ययी भावश्य सूत्र आएगा और ये कहता है कि अव्ययी भाव समास नपुंसक में हो तो अव्ययादाप सुपः क्या कहता है कि यदि अव्ययी जो नपुंसक में होता है जो सुप उसका लोप हो जाता है सु का, तो यहाँ पर अधिहरि सु में यहाँ पर सु का लोप हो जाएगा और इसके पश्चात इस सूत्र से सु का लोप होकर के अधिहरि सूत्र निष्पन्न होता है। इसके बाद
सूत्र आता है न व्ययी भावादतो अम पंतु पंचम्या। ये सूत्र कहता है कि अदंत अव्ययी भाव समास परे से परे सुप का लोप ना हो, परंतु पंचमी को छोड़ करके अन्य सुप प्रत्ययों के स्थान पर अम आदेश होता है, जैसे अधिगोपम। अब अधिगोपम में हमने पहले इसका लौकिक विग्रह कर लिया गोपी, और इसके बाद अलौकिक विग्रह गोपांगी अति। अब इसके बाद अव्ययम विभक्ति समीप वृद्धि, इस सूत्र से नी और अधि इनकी जो है वो समास संज्ञा हो जाएगी। और फिर उपसर्जनम पूर्व प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जनम पूर्वम से इसकी जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसको हम पूर्व में कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा अति गोपा नी। इसके बाद अर्थवत कृता धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतज्ञ समासाश्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, और फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिको का क्या करता है कि जिसकी सुप जो है धातु है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा का उसका लोप कर देगा, तो नी का यहाँ पर लोप हो जाएगा और रूप बनेगा अधिगोपा। अधिगोपा जब यहाँ पर बन जाता है तो अव्ययी भावश्य जो है सूत्र जो अभी हमने पहले पढ़ा वो आता है, और यहाँ पर ये कहता है कि जो समास है अव्ययी भाव वो हमेशा नपुंसक में हो, और ऋस्वो नपुंसके प्रातिपदिक से। और ये सूत्र कहता है कि जो नपुंसक होगा अव्ययी भाव की, ये नपुंसक है तो इसके कह रहे हैं कि उस प्रातिपदिक की वो ऋस्व हो जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा अधि गोप, यहाँ पर आ का लोप होकर के इसका ऋस्व हम प कर देंगे, और एक देश विकृतम अनन्यवत से पुनः प्रातिपदिक मान करके अधिगोप सु कर देंगे, और अधिगोप सु के बाद अव्ययी भावश्य से पुनः इसकी नपुंसक ये पुनः नपुंसक संज्ञा होगी, और अव्ययादाप सुपह से इसका जो लोप प्राप्त होगा, किंतु नाव्ययी भाव तो हम तो पंचम्या, ये सूत्र इसका लोप न करके अम का आदेश करता है, और अमी पूर्व क्या करता है, यहाँ पर अम का आदेश हो जाएगा, सु के स्थान पर अम का आदेश करता है ये सूत्र, और फिर अमी पूर्व क्या करता है कि पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, और फिर अधिगोपम रूप निष्पन्न होता है। इसके बाद सूत्र आता है तृतीया सप्तम योर बहुलम। ये सूत्र कहता है अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम योर बहुलम अम भावः स्यात्, अर्थात अदंत अव्ययी भाव समास से परे तृतीया और सप्तमी के स्थान पर बहुल रूप से अम आदेश होता है, जैसे उपकृष्ण। इसका अर्थ है कृष्ण के पास, और कृष्णस्य समीपम जब हम इसका लौकिक विग्रह करते हैं तो होता है कृष्णस्य समीपम, और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करते हैं तो होता है कृष्ण नस उप। अब यहाँ पर सबसे पहले सूत्र जिसके द्वारा हम अव्ययी भाव समास को लाएंगे वो है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, जो पहले हम लगा चुके हैं। इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसके द्वारा जो प्रथमा से निर्दिष्ट है समास में उसकी हम उपसर्जन संज्ञा कर देंगे, और फिर उपसर्जन पूर्वम, इससे हम उपसर्जन जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसको हम पूर्व में ला देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो उप है जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर उपकृष्ण नस यह सिद्ध होगा। इसके बाद सूत्र आता है अर्थवद और कृतधित समासाश। अर्थवद और कृतधित समासाश क्या करते हैं, कृत तद्धित और समास की समास संज्ञा होती है, तो इस प्रकार से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई है उसका जो है सुप का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर नस का लोप हो जाता है, और इस प्रकार यहाँ बचता है उपकृष्ण। अब एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र आता है, और ये कहता है कि पुनः हम प्रातिपदिक मान करके इसको सु कर देंगे, और फिर अव्ययी भावश्य से इसकी नपुंसक संज्ञा हो जाएगी, अव्यादाप सुपः से जिसकी नपुंसक संज्ञा हुई है उसका उस सु का लोप हो जाएगा, उपकृष्ण बन जाएगा, और न अव्ययी भावादतो अम पंचम्याः, ये क्या करता है कि आकारांत अव्ययी भाव के पश्चात सुप को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के उस सुप के स्थान पर अम आदेश करता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं है,
इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति को यहाँ पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के उस सुप के स्थान पर अम आदेश करता है। तो यहाँ पर यहाँ पंचमी विभक्ति ना होकर के न होने के कारण यहाँ पर अम आदेश हो जाता है और इस प्रकार अमी पूर्व से उपकृष्णम यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसके बाद सूत्र आता है अव्ययी भावे चा काले। ये सूत्र कहता है सहस्य सह स्याद अव्ययी भावे न तो काले, अर्थात अव्ययी भाव समास में सह के साथ स्थान पर स आदेश हो, लेकिन काल विशेषवाचक शब्द यदि उत्तर पद में हो तो यह आदेश ना हो। जैसे उदाहरण के लिए सहरी। अब सहरी का जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो रूप बनता है हरि सादृश्यम, और जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो रूप बनता है हरि टा सह। टा यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया सुप का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, इससे हम अव्ययी भाव समास मानेंगे। और प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, इसमें प्रथमा से निर्दिष्ट जो समास है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से जिसका उपसर्जन हुआ है वो पूर्व में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन समास सामान्य तौर पे ये तीन सूत्र प्रत्येक स्थान पर लगेंगे, जिससे समास की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन को पूर्व में करेंगे। और इसके बाद जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई वो पूर्व में आ गया, और फिर इसके बाद अर्थवद और कृत तद्धित समासाश्य से इनकी क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक हो, ये क्या करेगा, लोप कर देगा, जिसकी प्रातिपदिक में जो सुप है उसका लोप कर देगा, और यहाँ पर टा का लोप होकर के रूप बचता है सह हरि। सह हरि के बाद हम अगला सूत्र प्राप्त करते हैं अव्ययी भावे चा काले। अव्ययी भावे चा काले क्या करता है कि अव्ययी भाव समास में जो है वो सह को स आदेश कर देता है। जो अव्ययी भाव समास में स है उसको क्या करता है, स आदेश कर देता है। यदि आगे का जो यदि उत्तर पद कालवाचक ना हो तो हरि कालवाचक शब्द भी नहीं है और सह यहाँ पर है, तो हम सह को अव्ययी भाव में जो सह है उसको हम इस सूत्र से स आदेश कर देंगे और इसके बाद सह हरि रूप बन जाता है। सहरी रूप जब बनता है तो एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र आता है पुनः, और ये इससे हम क्या करते हैं, पुनः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा मान करके सहरी सु करते हैं, और फिर अव्ययी भावश्य और अव्यादाप सुपह से हम सु का लोप कर देते हैं और सहरी बचता है। इसी प्रकार से सचक्रम और सक्षत्रम भी इसी प्रकार से होता है। सचक्रम का जब हम विग्रह करते हैं तो लौकिक विग्रह इसका हो जाता है चक्रे वायुक्पद, चक्रे वायुक्पद, चक्रेण युगपद, और जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो हो जाता है चक्र टा सह। अब इसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें जब हम चक्र टा सह होता है तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम से हम क्या कर देंगे कि सह चक्र टा कर देंगे, और इसके बाद अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्य से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकों से सह चक्र कर देंगे, और इसके बाद सह चक्र को हम अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह को स कर देंगे तो स चक्र बन जाएगा, और इसके बाद एक देश विकृतम अनन्यवत से हम सचक्र सु कर देंगे, और सचक्र सु करने के बाद अव्ययी भावश्य अव्यादाप सुपह से सु का लोप हो जाता है और सचक्र बन जाता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर नाव्ययी भावदतो अम पंचम्या से सु के लोप का निषेध हो जाएगा, और फिर इसके बाद अम का आदेश हो जाएगा, और फिर अमी पूर्व से अम का आदेश होकर के यहाँ पर सचक्रम पूर्व रूप एकादेश होकर के सचक्रम रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार से सक्षत्रम भी इसी प्रक्रिया के अनुसार ही संपन्न होगा। इसके बाद सूत्र आता है नदिभिश्च। नदिभिश्च सूत्र कहता है कि नदिभिः सह संख्या समस्यते, अर्थात संख्यावाची सुबंत नदीवाचक सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास को प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पर जो अगला
उदाहरण आता है वो आता है पंचगंगम। यहाँ पर पंचगंगम में जब हम इसका लौकिक विग्रह करते हैं तो पंचानाम गंगा नाम समाहारः, और जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो पंचन आम गंगा आम ये निष्पन्न होता है। अब इसमें सबसे पहले हम नदीभिश्च सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि नदीभिश्च सूत्र क्या कहता है कि नदीवाचक शब्दों के साथ जब संख्यावाचक शब्दों का समास होता है तो यहाँ पर गंगा नदीवाचक शब्द है और संख्या पंचानाम 5 गंगाओं का समूह, तो ये जो 5 है ये संख्यावाचक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नदीवाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास हो रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का समसन होने के कारण यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसके पश्चात सूत्र आता है समाहारे चायम मिश्यते। ये क्या कहता है कि समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास हो, तो अब यहाँ पर समाहार हो रहा है गंगा और पंचन का, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास इस सूत्र से हो जाएगा। इसके बाद जो अव्ययी भाव समास जिसका हुआ है तो कह रहा है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो सुप और आम है इसका लोप हो जाएगा, और जब सुप और आम का लोप होगा तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा पंचन गंगा। तो पंचन गंगा जब बचता है तो सूत्र आता है नह लोपः प्रातिपदिकन्तस्य। ये सूत्र कहता है कि जो प्रातिपदिक के अंत में जो न है उसका लोप हो जाए, तो इस प्रकार यहाँ पर न का लोप हो जाता है और रूप बनता है पंचगंगा। इसके बाद सूत्र आता है अव्ययी भावश्य। ये क्या कहता है कि अव्ययी भाव समास को नपुंसक विधान कर देता है, तो जो अव्ययी भाव समास है ये इसको नपुंसक विधान करेगा और फिर ऋष्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये सूत्र कहता है कि जो नपुंसक प्रातिपदिक है उसका रीश्व हो जाए, तो अब यहाँ पर जो गंगा था वो रीश्व होकर के पंचगंग बन जाता है। इसके बाद हम पुनः एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे पंचगंग सु, और फिर इसके बाद अव्ययी भावश्य और अव्यादाप सुपः से सु का लोप प्राप्त होता है, अव्ययी भावश्य से नपुंसक संज्ञा होती है और अव्यादाप सुपः से सुप अव्यय जो है उसका लोप प्राप्त होता है सुप का, तो न अव्ययी भावाद तो अम तो पंचम्या आता है और ये सु के लोप का निषेध करके अम का आदेश करता है और अमी पूर्व से पंचगंगम रूप अम बन करके निष्पन्न होता है, गंग में आकर के मिल जाएगा और इस प्रकार से पंचगंगम रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार से द्वियमनम भी इसी प्रक्रिया से सिद्ध होगा जिस प्रक्रिया में ये पंचगंगम सिद्ध हुआ है। इसके बाद सूत्र आता है तद्धिताः। ये सूत्र कहता है कि पंच समाप्ते अधिकारो अयम, अर्थात यहां से लेकर के अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत ये भी अधिकार सूत्र है, और अधिकार सूत्र जो होता है वो कहता है, ये अधिकार कहता है कि अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय पर्यंत इस सूत्र का अधिकार होगा। इसके बाद सूत्र आता है अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः। ये सूत्र कहता है कि अव्ययी भाव समास में शरद आदि प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय हो तथा वह समासांत जो है जरा या जरस, इस गण सूत्र से जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं उपशर्दम। उपशर्दम में इसका जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो शरद समीपम, और जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो शरद ngस उप, ये आता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से यहाँ पर समास संज्ञा हो जाएगी और इसके बाद ngस और उप की समास संज्ञा हो जाएगी, और इसके बाद प्रथमा निर्दिष्ट निश्चिष्टम समास उपसर्जनम, इसमें जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसकी समास की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और अव्यय की इस प्रकार ये उपसर्जन संज्ञा कर देता है, उपअव्यय की उपसर्जन संज्ञा कर देता है, और फिर उपसर्जनम पूर्वम, जिसका उपसर्जन हुआ है वो पूर्व में आ जाएगा, तो यहाँ पर उप शरद ngस यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम अर्थवत धातु प्रत्यय और कृतधित समासाश्य से कर देते हैं। सुपो धातु प्रातिपदिकों से ngस का लोप हो जाएगा और यहाँ पर रूप बनेगा उपशरद। लेकिन जो अभी हमने सूत्र पढ़ा अव्ययी भावे शरत प्रभृत्यः, ये सूत्र क्या कहता है कि अव्ययी भाव समास में जो शरद आदि शब्द हैं यदि वो समास के अंत में है तो टच प्रत्यय हो जाता है। तो अब यहाँ पर उपशरद
यहाँ पर शरद है, अव्ययी भाव समास में है और इसके और शब्द के अंत में शरद है, इसलिए यहाँ पर इसको टच प्रत्यय हो जाएगा। अब जब टच प्रत्यय होगा तो हम क्या करेंगे, पहले च का अनुबंध लोप करेंगे हलन्त्यम तस्य लोपादर्शम लोपा से, फिर ट का लोप करेंगे, तो दोनों का जब अनुबंध लोप होगा तो शेष बचेगा अ। अनुबंध लोप होकर के शेष अ बच जाएगा, उपशरद अ। इसके बाद सूत्र आएगा एक देश विकृतम अनन्यवत। ये सूत्र कहेगा कि फिर से हम प्रातिपदिक संज्ञा करके उपशरद सु कर देंगे और अव्ययी भावश्य से इसकी नपुंसक संज्ञा कर देंगे और न अव्ययी भावदतो अमतु पंचम्या, अर्थात पंचमी विभक्ति को छोड़ करके इसका लोप नहीं होगा तो सु के स्थान पर हम अम आदेश कर देंगे इस सूत्र से और अमी पूर्व से हम पूर्व रूप एकादेश कर देंगे। इस प्रकार से उपशरदम सूत्र बन जाता है। अनश्य सूत्र आता है, ये भी कहता है कि अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, अर्थात अन जिसके अंत में है ऐसे अव्ययी भाव समास से परे तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय हो यदि वो समास का अवयव होता है। नस्तद्धिते सूत्र आता है और ये कहता है कि नकारात भ संज्ञक की टी का लोप होता है तद्धित परे रहने पर। उदाहरण के तौर पे उपराजम उदाहरण है। अब उपराजम में जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो इसका रूप बनता है राज्ञा समीपम और अलौकिक विग्रह करते हैं तो राजन ngस उप, ये बनता है। अब इसमें पहला सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि हम ये लगा देंगे और इसकी समास संज्ञा हो जाएगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। प्रथमा से जो निर्दिष्ट है उस समास की उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जन पूर्वम से उपसर्जन को हम पहले कर देंगे। तो इस प्रकार उपराजन ngस और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतधि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से जो है इसका लोप हो जाएगा ngस का। तो इस प्रकार रूप बनेगा उपराजन। इसके बाद अभी जो हमने सूत्र पढ़ा अनश्य, अनश्य सूत्र जिसके अंत में अन हो तो राजन इसके अंत में अन है और ऐसे अव्ययी भाव से समासांत टच प्रत्यय होता है तो जिसके अंत में अन हो यहाँ पर अन है इसलिए ये अव्ययी भाव समास भी है तो इसलिए यहाँ पर टच प्रत्यय आदेश हो जाता है। और जब टच आदेश होगा तो टच आदेश में हम पहले अनुबंध लोप करेंगे च का फिर ट का और इसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा अनुबंध लोप से अशेष बचेगा। तो इस प्रकार से उपराजन अ बन जाएगा और फिर उपराजन में यच भम से उपराजन की हम अंग संज्ञा कर देंगे और अंग संज्ञा जब उपराजन की अंग संज्ञा हो जाती है तो नस्तद्धिते सूत्र आता है जो अभी हमने पढ़ा। वो कहता है कि नकारांत भ संज्ञक अंग से परे टच परे होने पर जो है अन टी का लोप हो जाए। तो अब यहाँ पर भ संज्ञा हमने राजन की थी, उपराजन की भ संज्ञा की थी। इसके बाद नस्तद्धिते से हम क्या करेंगे कि इस जो अंग संज्ञक उपराजन ये अंग संज्ञक है और इसके परे जो टच है ये टच का अ है तो कह रहे हैं कि इसमें जो परे होने पर टी टी संज्ञा है तो यहाँ अन जो है वो टी संज्ञक है तो इसका हम लोप कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर रूप बन जाएगा उपराज। जब उपराज बन जाता है तो ये आ करके ज में मिल जाएगा और उपराज बन जाएगा। और इस प्रकार एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र से हम क्या करेंगे कि पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करते हुए उपराज सु हो जाएगा और अव्ययी भावश्य अव्यादाप सुपह से इसका अव्ययी भाव नपुंसक तत्व को प्राप्त होगा और न व्यय भावदतो अम इससे सुप का लोप होगा सु का, लेकिन न व्यय भावदतो अम तो पंचम्या ये क्या करेगा कि सु के लोप का निषेध कर देगा और अम का आदेश कर देगा और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होकर के उपराजक बन जाएगा। इसी प्रकार सूत्र आता है नपुंसका दन्य तरस्याम। ये सूत्र कहता है कि अव्ययी भाव के अंत में अनंत नपुंसक शब्द होने पर अव्ययी भाव समास से परे तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय विकल्प से हो और यदि समासांत का वह अवयव हो। जैसे उपचर्मम, उपचर्मम में भी हम अव्यय विभक्ति समीप समृद्धम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम से हम क्या कर देंगे उप को पहले कर देंगे और उपचर्मन ngस हो जाएगा। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतधि समासाश्य से हम इसकी समास संज्ञा कर देंगे प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से हम क्या इसका ngस का लोप हो जाएगा। और नपुंसका दन्य तरस्याम इस सूत्र का
जो रोल है, जो भूमिका है, वो ये है कि ये कहता है कि जिसके अंत में अन हो, तो यहाँ पर अन है, और जो नपुंसकलिंग शब्द हो, और ये नपुंसकलिंग शब्द है, और अव्ययी भाव से क्या करेगा, विकल्प से टच प्रत्यय होगा, तो यहाँ टच हम आदेश कर देते हैं। अनुबंध लोप से अ का ट और च का लोप हो जाएगा और अशेष बचेगा। यचि भम से हम उपचर्मन की भ संज्ञा कर देंगे। नस तद्धिते से उस टी संज्ञक का लोप कर देंगे, तो ये न का लोप होकर के उपचर्म अब शेष बचेगा, और पुनः हम एक देश विकृतम अनन्यवत से सु आदेश करेंगे, और अव्ययी भाव शब्दाप सुपा से सु का लोप होता है। न बे भाव तो अम तो पंचम, यहाँ से अम के लोप का निषेध होकर के अम का आदेश होता है, और उपचर्मम से अमी पूर्व होकर के उपचर्मम सूत्र निष्पन्न होता है। सूत्र आता है झया। झया कहता है कि झयंत अव्ययी भाव से विकल्प से समासांत टच प्रत्यय हो। इसमें भी संपूर्ण प्रक्रिया उपसमिधम में वैसे ही होगी। अव्ययी विभक्ति उपसर्जन पूर्वम, जब समिध ngस उप हम इस प्रकार जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो उपसर्जनम पूर्व से जिसका हमने उपसर्जन संज्ञा की है उसको हम पूर्व में कर देंगे, और फिर हम उसका जो है वो प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, और फिर सुपह धातु प्रातिपदिकों से ngस का लोप होकर के उपसमिध शब्द बनता है। फिर झया आता है। झया कहता है कि अव्ययी भाव समास के अंत में यदि झय प्रत्याहार हो, तो झय के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ये चौथा वर्ण है, तो इसलिए झय प्रत्याहार का वर्ण है, और चौथा वर्ण है त थ द ध, तो इसके पश्चात हम टच आदेश कर देंगे, और जब टच आदेश करते हैं तो ट और अ का लोप होता है, अनुबंध लोप होता है, और उपसमिध अशेष बचता है, और एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र से सु पुनः हम प्रातिपदिक संज्ञा करके अव्ययी भावाश अव्यादाप सुपह से सु के उ का लोप होता है और उपसमिध बन जाता है, और न अव्ययी भाव तो अम से फिर पुनः जो सु है उसका लोप का निषेध करके अम आदेश होता है, और अमी पूर्व से उपसमिधम बन जाता है। इसी प्रकार से सुमद्रम, सुमद्रम में भी संपूर्ण प्रक्रिया जो पिछले उदाहरणों में हमने की है वही लागू होगी। यहाँ पर मद्राणाम समृद्धि, मद्राम सु, इनसे जो है उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और सोमद्र आम कर देंगे। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतध्य समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सुपो धातु प्रातिपदिकों से आम का लोप कर देंगे, और इसके बाद एक देश विकृतम अनन्यवत से हम पुनः सु प्रातिपदिक मान करके करेंगे, और अव्ययी भावाश अव्यादाप सुपह से हम पुनः सु का लोप प्राप्त होता है, लेकिन अव्ययी भाव तो अम तो पंचम्या और अमी पूर्वा से सुमद्रम शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से दुर्यमनम, प्रत्यर्थम और यथाशक्ति भी इसी प्रकार इन्हीं सूत्रों के द्वारा बिल्कुल ऐसे ही सिद्ध होंगे। इसके बाद आता है निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम सूत्र में लौकिक विग्रह मक्षिका नाम अभाव, और अलौकिक विग्रह जो होता है मक्षिका आम निर। अब इसमें संपूर्ण सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्व से हम क्या कर देते हैं, उपसर्जन जिसका किया है उसको पूर्व में कर देते हैं, निर्मक्षिका आम। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया पिछले उदाहरणों की तरह ही होगी, बस यहाँ पर होता क्या है कि निर्मक्षिका जो सुपो धातु प्रातिपदिकों से जब हमने आम का लोप किया तो यहाँ निर्मक्षिका शेष बचता है। निर्मक्षिका जब शेष बचता है तो अव्ययी भावाश्य से इसकी नपुंसक संज्ञा हो जाती है, और ऋष्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से जो नपुंसक है उसको हम प्रातिपदिक है उसको हम ऋष्व कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ऋष्व को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर ये निर्मक्षिक शब्द बन जाता है। और फिर इसके बाद नाव्ययी भाव तो अम तो पंचम्या और अमी पूर्व से निर्मक्षिकम सूत्र निष्पन्न होता है, और निर्मक्षिकम की तरह ही अतिनिद्रम भी संपन्न होता है। निद्रा सु अति, इसी निद्रा को हम संपूर्ण सूत्र ऐसे ही लगेंगे, बस निद्रा को हम क्या करेंगे, ऋष्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से निद्र कर देंगे, और फिर इसके बाद संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा अतिनिद्रम सिद्ध हो जाता है। ये सूत्र आता है, इसमें भी जरांगस उप अलौकिक विग्रह हम इस प्रकार करेंगे, और इसमें भी संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो वैसे ही लागू होगी जैसे पिछले उदाहरणों में हमने की है। बस यहाँ पर एक नया सूत्र लगता है जरा या जरश। ये सूत्र क्या कहता है कि अव्ययी भाव समास में समासांत को टच तथा जरा को जरस आदेश हो। तो अब यहाँ पर ये जो है जरा जरस उप जरांगस आया है, तो हमने यहाँ पर जरा को जरस
आदेश कर दिया है इस सूत्र से। जरा या जरस्य अव्ययी भाव समास में समासांत को टच और समास के अंत में टच आदेश हो और जरा को जरस आदेश हो, तो जरा को जरस आदेश हो गया इस सूत्र से और यहाँ पर समास के अंत में टच आदेश हो गया। टच में ट और च का हम लोप कर देते हैं और फिर उपजरस अशेष बचता है और इसके बाद एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा करते हुए और पुनः अव्ययी भाव शब्दाप सुपा से सु का लोप प्राप्त होता है और नव्ययी भाव तो अम से अम कर देते हैं और अमी पूर्व सिद्ध होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं खंड 3 इकाई 10 के अंतर्गत समास प्रकरण भाग 2। इसमें पहला सूत्र आता है इस इकाई के अंतर्गत तत्पुरुषः। तत्पुरुषः क्या कहता है कि ये अधिकारो वयम प्राग बहुव्रीहि, अर्थात ये अधिकार सूत्र है और ये बहुव्रीहि समास के शेषो बहुव्रीहि जो समास सूत्र है उसके पूर्व तक इसका अधिकार चलता है, अर्थात ये जब तक शेषो बहुव्रीहि आरंभ नहीं हो जाता उसके पहले तक ये समास का प्रयोग होता रहेगा। द्विगुश्च आता है। द्विगुश समास कहता है कि द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्, कि द्विगु भी तत्पुरुष समास होता है, अर्थात तत्पुरुष समास का एक भेद है द्विगु। तो ये जो द्विगु है ये तत्पुरुष समास का भेद हो जाता है। और फिर इसके अंतर्गत सूत्र आता है द्वितीय श्रिता अतीत पतित गत्यात्यस्त प्राप्ता पन्नई। ये सूत्र कहता है कि द्वितीयांत सुबंत श्रित आदि प्रकृति वाले सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त करते हैं वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। उदाहरण के तौर पे कृष्ण श्रिता। अब यहाँ पर इसका जब लौकिक विग्रह करेंगे कृष्णम श्रितः अर्थात कृष्ण के आश्रित, कृष्ण अमश्रित सो इसका अलौकिक विग्रह करेंगे। इस सूत्र का ये अधिकार सूत्र आता है, इसमें ये सूत्र आता है द्वितीय श्रित अतीत पतित गता अस्सी प्राप्ता अन्वय। यहाँ पर श्रित होने के कारण यहाँ पर दोनों की समास संज्ञा होती है और फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से क्या होता है, इसकी प्रथमा में जो निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और फिर इसके बाद उपसर्जन पूर्वम और उपसर्जन पूर्वम, तो यहाँ पर कृष्ण अम श्रित सु ये पूर्व में कर देते हैं हम। फिर इसके बाद अर्थवत धातु प्रत्यय कृतज्ञ समासा से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुपो धातु प्रातिपदिकम से इसका जो अम और सु का लोप प्राप्त होता है और बचता है कृष्ण श्रित। एक देश विकृतम अनन्यवत से हम पुनः प्रातिपदिक मान करके कृष्ण श्रित सु करते हैं और फिर इसके बाद सु के ऊ का लोप करते हैं उपदेशे तस्य अदर्शनम से और कृष्ण श्रित स बन जाता है और सशो से हम स को रुत्व कर देते हैं क्योंकि ये कहता है कि सजुष के सकार को रुत्व हो गया है, तो यहाँ पर सजुष के सकार को हम रुत्व कर देते हैं और रुत्व के ऊ का पुनः हम उपदेशे अजन्नासी के तस्य लोपा दर्शम लोपा से जब हम लोप करते हैं तो र शेष बचता है और जब र शेष बचता है तो विरामो अवसानम सूत्र आता है और ये कहता है कि जो र है अंत में उसकी विराम अवसान संज्ञा हो तो यहाँ पर र की अवसान संज्ञा होती है और खरवसानियो विसर्जनीय से सह कहता है कि अंत में र को विसर्ग हो जाए, तो इस प्रकार खरवड़ को विसर्ग हो जाता है और इस प्रकार र को यहाँ पर विसर्ग हो जाता है। इसके बाद सूत्र आता है तृतीया तत्कृतार्थेंत गुण वचनेन। तृतीयांत सुबंत, तृतीयांत के अर्थ द्वारा कृत जो गुण तद विशिष्ट द्रव्यवाचक सुबंत के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ विकल्प से समास को प्राप्त करते हैं और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। अब यहाँ पर जैसे सूत्र आता है, उदाहरण आता है शंकुला खंड। इसका जब हम विच्छेद करते हैं, लौकिक विग्रह करते हैं तो ये लौकिक विग्रह होता है शंकुलया खंड और अलौकिक विग्रह होता है शंकुला टा खंड सु। इसमें पहले सूत्र आता है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि ये सूत्र क्या करेगा, शंकुला टा और तृतीयांत जो तृतीयांत का गुणवाचक जो ये खंड सु पद के साथ ये समास करेगा और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसमें जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जनम पूर्वम से इसका जो है उपसर्जन हो जाएगा, संकुला खंड सु कर देंगे और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतज्ञ समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सुपो धातु प्रातिपदिक से टा और सु का लोप हो जाएगा और बचेगा शंकुला खंड।
एक देश विकृतम अनन्यवत से पुनः प्रातिपदिक मान करके संकुलाखंड सु कर देंगे और सारी प्रक्रिया वैसे ही होगी। सु को अनुबंध लोप करके उ का लोप करेंगे और स हो जाएगा और इस प्रकार सशो रु और अनुबंध लोप होकर के रु को रुद र शेष बचेगा और विरामो अवसानम और खरवसानियों विसर्जनीय से स से यहाँ पर शंकुलाखंड बन जाएगा। सूत्र आता है कर्तृकरणे कृता बहुलम। ये सूत्र कहता है कर्ता अथवा करण में जो तृतीया का क्री दंत प्रकृतिक सुबंत के साथ बहुल प्रकार के समास को प्राप्त करता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसके आगे सूत्र आता है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, अर्थात चतुर्थ्यंत सुबंत और उस सुबंत के अर्थ के लिए जो तदवाचक सुबंत के साथ अर्थ बलिहित सुख और रक्षित इन सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। जैसे यूपदारु, अब यूपदारु में यूपायदारु, इसमें चतुर्थी विभक्ति से अंत में होने वाले पद का चतुर्थी विभक्ति है यूपाय। अब इसमें होने वाले पद का और उसके वाचक पद के साथ जो यूप है इसके साथ यदि अर्थ बलि हित सुख और रक्षित शब्दों के साथ विकल्प से समास होता है तो यहाँ दारू होने के कारण इसका समास हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसकी समास संज्ञा उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जन संज्ञा जो है वो पूर्व में आ जाएगा जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी तो यूपंगे दारुसु हो जाएगा। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतधि समासाश्रय इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिकम से ङे और सु का लोप होकर के यूप दारू बन जाएगा। एक देश विकृतम अनन्यवत से पुनः हम प्रातिपदिक मान करके यूप दारू सु कर देंगे और स्वमूर्ण पुंसकात ये कहता है कि जो सु है उसका लोप हो जाए। ये सूत्र नपुंसक के सु का लोप करता है तो इसलिए सु का लोप होकर के यहाँ पर यूप दारू शब्द निष्पन्न होता है। फिर सूत्र आता है पंचमी भयन। पंचमी भयन सूत्र कहता है चोराद भयम अर्थात चोर से भय। ये कहता है कि पंचम्यंत सुबंत का भयवाचक सुबंत के साथ समास होता है। अब पंचम्यंत सुबंत जैसे चोराद भयम है, चोर ngसी भय सु। अब पंचम्यंत जो ngसी है इसका भय सु के साथ तत्पुरुष समास पंचमी तत्पुरुष समास होता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसको पूर्व में कर देंगे तो चोर ngसी भयसु। अर्थवत धातु प्रत्यय कृतज्ञ समासाश से हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सुपो धातु प्रातिपदिक से ngसी और सु का लोप कर देंगे, चोर भय बचेगा। एक देश विकृतम अनन्यवत से चोर भय सु कर देंगे पुनः इसको प्रातिपदिक मान करके और अतोअम जो सु है इसके स्थान पर हम अम कर देंगे और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होकर के चोर भयम रूप निष्पन्न होता है। इसके बाद आता है स्तोकांत दूरार्थ कृच्छाणी तेन। ये कहता है स्तोकार्थ अर्थ में, अंतिकार्थ अर्थ में, दूरार्थक अर्थ में, कृच्छ अर्थ में ये पंचम्यंत सुबंत यदि अंत में प्राकृतिक सुबंत के साथ समास को प्राप्त करते हैं जिनकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। और इसके बाद पंचम्या स्तोक आदिभ्य सूत्र आता है और ये कहता है कि स्तोक आदि से परे पंचमी का लोप नहीं होता, उत्तर पद परे हो तो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम स्तोकान मुक्तः देखते हैं। इसमें पहला सूत्र जो अभी हमने पढ़ा स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणी तेन ये लग जाएगा क्योंकि स्तोक अर्थ में यहाँ पर स्तोक अर्थ होने के कारण ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जन पूर्वम से इसकी उपसर्जन संज्ञा होकर स्तोक ngसी मुक्त सु आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। अर्थवत धातु और कृतधित समासाश्रय सुपो धातु प्रातिपदिक से हम लोप करके स्तोक मुक्त कर देंगे। इसके बाद सूत्र आता है पंचम्या स्तोक आदिभ्य। स्तोक ये कहता है कि स्तोक के बाद पंचमी के ngसी का लोप नहीं होगा तो यहाँ पर ये ngसी का लोप नहीं होता है और टांगसी ngसा मिनास्या अर्थात इसका ये निषेध कर देता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः का निषेध करके ये क्या करता है, कहता है कि पंचमी के ngसी का लोप नहीं होगा तो ये पंचमी का ngसी है तो इसका लोप नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगला सूत्र आता है टांगसी ngसा मिनास्या। ये क्या करता है, ngसी को आत आदेश कर देता है तो यहाँ पर हम स्तोक ngसी के स्थान पर आदेश होता है आत इस सूत्र से और बन जाता है स्तोक आत मुक्त। यरो अनिनासिके वा सूत्र क्या करता है कि इस ता को
न आदेश कर देता है और फिर इसके बाद स्तोकान मुक्त बन जाता है। एक दो देश विकृतम अनन्यवत से स्तोकान मुक्त सु कर देते हैं और उपदेशी तस्य दर्शनम से इस सु के उ का लोप करके स कर देते हैं और फिर रुत्व विसर्ग हो जाता है। सशोरु अनुबंध लोप होकर के र और विरामोवसानम खरवसानियो विसर्जनीय से स से यहाँ पर ये बन जाता है। इसके बाद सूत्र आता है षष्ठी। षष्ठी कहता है सुबंतेन प्रागवत, अर्थात षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है जो कि तत्पुरुष संज्ञक होता है। यहाँ पर जैसे राजपुरुष, इसमें जब हम लौकिक विग्रह करते हैं राज्ञ पुरुष और अलौकिक विग्रह करते हैं राजनगस पुरुष। अब यहाँ पर पहला सूत्र लगेगा षष्ठी। षष्ठी क्या करता है? षष्ठ्यंत पद जो यहाँ राज्ञ है राजनगस, ये षष्ठ्यंत पद है ngस, और इसका सुबंत पद अर्थात सु पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रथमा से निर्दिष्ट है समास में उसकी उपसर्जन संज्ञा कर देते हैं और उपसर्जन संज्ञा को पूर्व में कर देते हैं। तो राजनगस पुरुष सो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से और कृतज्ञ समासाश्य प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकम से ngस और सु का लोप होकर के राजन पुरुष बनता है। न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप हो जाता है और राजपुरुष बनता है। और पुनः हम एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु इत्यादि करके और फिर इसका रुत्व विसर्ग करके और स का सु के उ का लोप करेंगे, स बन जाएगा। और इसके बाद शुरू से स को रुत्व कर देंगे और जब रुत्व होता है तो रू को र कर देते हैं इसका अनुबंध लोप करके, और जब र शेष बचता है तो विरामो अवसानम से उसकी अवसान संज्ञा हो जाती है और खरवसानियों विसर्जनीय से स से जो है विसर्ग हो जाता है। अब सूत्र आता है पूर्वा अपरा अधरोत्तर मेक देशी नैकाधिकरणे। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि अवयवी एकत्व संख्या विशिष्ट हो तो तदवाचक सुबंत के साथ पूर्व अपर अधर उत्तर ये 4 सुबंत विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। अब यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पूर्वकाया। अब ये सूत्र क्या कह रहा था कि पूर्व परा अधर उत्तर, तो यहाँ पर जो अवयववाचक यहाँ पर पूर्व आया है और इसका अवयवी जो नस है इसके साथ षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ प्राप्त होता है। और इसके बाद प्रथमा निरीक्षम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्व से हम क्या करेंगे, पूर्व सु और काय ngस अर्थवद और कृत तद्धित से हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सुपो धातु प्रातिपदिकम से सु और ngस का लोप होकर के पूर्व काय बचता है। एक देश विकृतम अनन्यवत से हम पूर्व काय सु कर देंगे, अनुबंध लोप स के उ का लोप करेंगे, सशो रू से रुत्व कर देंगे, रुत्व के र के उ का लोप करके पूर्व काय र शेष बचता है और इसके बाद विसर्ग कर देंगे खरवसानियों विसर्जनीय से पूर्व काया। सूत्र आता है अर्धपिप्पली। अर्धपिप्पली कहता है कि अर्ध नपुंसकम सूत्र आता है और ये कहता है कि सम अंश का वाचक अर्ध शब्द नित्य नपुंसक होता है। तो अब यहाँ पर अर्ध पिप्पली शब्द है, यहाँ पर इसका जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं अर्धसु पिप्पली ngस। अब यहाँ पर इसकी जो अर्ध नपुंसकम सूत्र लगेगा और अर्ध नपुंसकम से इसकी समास संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा निरीक्षम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन पूर्व में आ जाएगा। अर्थवत कृतद्धित से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो से सु और ngस का लोप हो जाएगा और पुनः अर्ध विपली सु एक देश विकृतम अनन्यवत और हलंग्याभ्यो दीर्घासुति से प्रकृतम हल। ये क्या कहता है कि जो अंत में सु है, अंत में जो दीर्घ है सुती सी सूती स उनका जो है लोप हो करके उसका लोप हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हल जो सु है इसका लोप होकर के अर्धपिप्पली शब्द बनता है। सप्तमी शौंडी ये सूत्र कहता है कि सप्तम्यंत सुबंत शौंड आदि सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त करते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास में जैसे अक्ष शौंड, यहाँ पर सबसे पहले इस सूत्र का आगम होगा, इस सूत्र का यहाँ पर निर्वहन होगा सप्तमी शौंडी और सप्तमी शौंडी से यहाँ पर दोनों का समास हो जाएगा। प्रथमादेशम समास और बाकी प्रक्रिया पिछले सूत्रों की तरह ही, पिछले उदाहरण की तरह ही होगी। उपसर्जनम पूर्वम अक्ष सुप सौंसु अर्थवद कृतद्ध से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से
सुप और सु का लोप अक्षशौंड, एक देश विकृतम अनन्यवत से पुनः प्रातिपदिक मान करके अक्षशौंड सु, और स के ऊ का को रुत ऊ का लोप उपदेशे तस्य दर्शनम से, और फिर सशु से रुत्व हो जाएगा, और फिर र के ऊ का अनुबंध लोप होगा, और फिर विरामो अवसानम और खरवसानियो विसर्जनीय से अक्षशौंड बन जाएगा। इसके बाद सूत्र आता है तद्धितार्थोत्तर विषय पद समाहारे च। तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर या उत्तर पद परे होने पर अथवा समाहार वाच्य होने पर दिशा और संख्या के वाचक सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ मिलकर समास को प्राप्त करते हैं, और वह भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। इसके बाद सूत्र आता है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव। समास आदि वृत्ति मात्र में सर्वनाम के स्थान पर पुल्लिंग की तरह रूप हो जाता है, इसे ही पुवद भाव कहते हैं। दिग पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, ये क्या करता है, दिशावाचक शब्द जिसका पूर्व पद हो ऐसे प्रातिपदिक से परे भव आदि अर्थों में तद्धित संज्ञक या प्रत्यय हो जाता है। तदितेश्व चामादेह, ये कहता है कि जिस तद्धित प्रत्यय के यकार या ड़कार की इस संज्ञा हुई है उसके पर में अंग के अचों में जो आदि है उस अच की वृद्धि हो। उदाहरण के तौर पे हम ये देख लेते हैं, इसमें पंचगावो धनम यस्य और पंचनजस गोजस अलौकिक विग्रह तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। यहाँ पर जो त्रिपद बहुव्रीहि में धन उत्तर पद परे रहने के कारण धन सु है, तो यहाँ पर त्रिपद बहुव्रीहि में धन उत्तर पद जो है ये बाद में है, और यहाँ पर इस वजह से नित्य समास होता है। अर्थवत कृत तद्धित से हम प्रातिपदिक संज्ञा सुपो से इसका लोप करके पंचगो धन बन जाएगा। फिर गोरत तद्धित लुकी, ये क्या कहता है कि गो को टच प्रत्यय, तो यहाँ पर गो आया है और यहाँ पर हम टच प्रत्यय आदेश कर देंगे, तो पंच गो टच धन आदेश हो जाता है, स्वरूप बनता है। और टच का हम लोप करते हैं तो अशेष बचता है पंच गो अधन। अब एच ओ वायावह, यहाँ पर ओ के पश्चात अ है तो एच संधि प्राप्त हो रही है, तो एच ओ वायावह से हम यहाँ पर ओ को अव आदेश कर देंगे, पंच गव अधन हो जाएगा। और फिर पंच गव धन फिर से हम इसको वो मान करके प्रातिपदिक मान करके सु और पंचगव धन रुत्व विसर्ग होकर के बन जाएगा। इसके बाद इसमें भी पंचगवम भी ऐसे ही सिद्ध होगा। और फिर इसके बाद हम आते हैं नीलोत्पल। एक सूत्र आता है विशेषण विशेषण बहुलम। ये सूत्र कहता है कि विशेषण और विशेष्य सुबंत के साथ बहुल प्रकार से समास को प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे नीलोत्पल है। अब नीलोत्पल का जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो बनता है नील सु उत्पल सु। अब इसमें विशेषण विशेषण बहुलम ये सूत्र प्राप्त होता है, और क्योंकि ये विशेष्य है और ये विशेषण है, तो विशेषण है और ये विशेष्य है, तो इन दोनों का समाहार होने से समास संज्ञा प्राप्त होती है। प्रथमा निर्देश समास उपसर्जनम, और उपसर्जनम पूर्वम से जो है जिसकी उपसर्जन संज्ञा हमने की है उसको पूर्व में कर देंगे, नील सु उत्पल सु। अर्थवद और कृतद्धित से इसके प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, सुपो धातु प्रातिपदिक से हम सु का लोप करके नील उत्पल कर देंगे। और आदगुण आता है, क्योंकि आदगुण कहता है कि अवर्ण से अवर्ण से परे होने पर अवर्ण से अच परे होने पर गुण एकादेश होता है। तो यहाँ अ और उ का गुण ओ है, तो ओ यहाँ पर आदेश हो जाता है और नीलोत्पल बनता है। और परवलिंगम तद्वत पुरुषो, ये कहता है कि पर पद अर्थात जो बाद का पद है उत्पल, इसके अनुसार समास का लिंग होना चाहिए। तो एक देश विकृतम अनन्यवत से नीलोत्पल सु हो जाता है, और अतो अम से सु को अम आदेश होता है, और अमी पूर्व से नीलोत्पलम हो जाता है। उपमानानि सामान्य वचनी, ये सूत्र आता है, और इसके अंतर्गत आता है ये कहता है कि उपमान वाचक सुबंत समान धर्म को सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। तो घनश्याम सूत्र शब्द आता है, घनश्याम में इसका अलौकिक विग्रह हम घनसु श्यामसु करते हैं। तो यहाँ पर पहला सूत्र आता है उपमानानि सामान्य वचने। उपमानानि सामान्य वचने से यहाँ पर क्या होता है कि उपमान वाचक जो घन है ये उपमान वाचक है, और इसका सु और साधारण धर्म जो सु के साथ यहाँ पर समास प्राप्त होता है, और इसके बाद उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, और फिर घनश्याम शेष बचता है, और एक देश विकृतम अनन्यवत से घनश्याम शु हो जाएगा, और रुत्व विसर्ग होकर के यहाँ पर घनश्याम शेष बचेगा।
इसके बाद सूत्र आता है शाक पार्थिवादानाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। इसका उदाहरण देख लेते हैं। शाक पार्थिवः, इसका जब हम विग्रह करते हैं अलौकिक, तो ये होता है शाक प्रिय सु पार्थिव सु। इसमें विशेषण विशेषण बहुलम से इसकी समास संज्ञा हो जाएगी। ये जो सूत्र आया है शाक पार्थिवानाम सिद्धे पार्थिवादीनाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, ये शाक प्रिय के उत्तर पद प्रिय का जो है वो लोप करेगा और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतध्य समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक से शाक पार्थिव हो जाएगा, यहाँ पर सुप का लोप हो जाएगा और एक देश विकृतम अनन्यवत से सु करके और रुत्व विसर्ग इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने जो है समास के भेदों के अंतर्गत ये जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास तक का प्रकरण आज पढ़ा है। और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।